नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं यूपी पीसीएस एग्जाम 2022 और एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए जीएस का टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज। तो ये आपका पहला सीरीज है। इसके बाद जो है आपको अगला सीरीज जो है देखने को मिलेगा और डेली शाम को 7 बजे ये आपको सीरीज मिलता रहेगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, या फिर आप जाके टेलीग्राम पे एग्जाम लर्नर लिख करके सर्च कर लीजिएगा और वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप अनअकैडमी पे यूपी पीएससी या फिर यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फिर आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के अपनी तैयारी को आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आप अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद आप अपने गोल को सिलेक्ट कीजिएगा, यानी कि आपको कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको जो वहाँ पे पूरा डिटेल्स जो है नीचे मिल जाएगा। आप अपने जो है गोल को सेलेक्ट करके जो है आप वीडियो को देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते समय आप हमारा रेफरल कोड यूज़ कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। और आपको अनअकैडमी ज्वाइन करने के एडवांटेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अनअकैडमी पे जो भी कोर्सेज जो है अवेलेबल हैं इस समय आप देख सकते हैं। आर ओ है 2021 मेंस का जो शुरू कर दिया गया। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक भी मिल जाएगा इसका, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो है बैच कोर्सेज जो अवेलेबल हैं, यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल है। उसके बाद यूपीपीएससी पीसीएस मेंस बैचेज जो हैं उसका पूरा डिटेल जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आर ओ 2021 मेंस के लिए जो क्रैश कोर्स चलाए जा रहे हैं, तो यदि आप जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाके जो है चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो बैच अवेलेबल है, फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे यदि आप रेफरल कोड भी यूज करेंगे तो आपको 10% का एडिशनल जो है डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। सुपर कम्बो सब्सक्रिप्शन भी है। उसके बाद आप इसे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अनलॉक 20 जो है ये आपका अब 2 फरवरी तक हो गया है। यदि आप जो है अनअकैडमी पे अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 20% का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। ये ऑफर आपका 2 फरवरी तक वैलिड है, तो इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिटेल चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है, इनाम गांव ताम्रपाषाण कालीन बस्ती किस स्थान में यह स्थित थी। तो 4 विकल्प है आपके सामने, इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये विकल्प सही होगा यहाँ पे महाराष्ट्र। इनाम गांव ये ताम्रपाषाण कालीन बस्ती जो कि महाराष्ट्र पुणे में जो है स्थित थी। यह जोरवे संस्कृति का स्थल है और यह बस्ती किलाबंद थी और चारों ओर से एक खाई से ये घिरी थी। तो इनाम गांव पूछा गया है, ये किस स्थान पे है, तो महाराष्ट्र में। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है। एक तरफ है संप्रदाय, दूसरी तरफ है संस्थापक। तो सही सुमेलित पूछा गया इसमें से कौन सा है। तो सबसे पहला जो दिया गया है यहाँ पे अक्रियावादी मक्खली गोशाल, तो यहाँ पे ये गलत है आपका। अक्रियावादी ये पूरन कश्यप इसके संस्थापक थे, पूरन कश्यप। उसके बाद दूसरा जो दिया गया है यहाँ पे भौतिकवादी अजीत केस कम्बलिन, तो यहाँ पे जो है ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। और सी ऑप्शन है संदेहवादी पूरन कश्यप, ये गलत है आपका। संदेहवादी के जो संस्थापक थे वह थे संजय वेठलीपुत्र, इसके जो संस्थापक संजय वेठलीपुत्र थे। नित्यवादी दिया गया है यहाँ पे संजय वेठलीपुत्र, ये गलत है। नित्यवादी के संस्थापक जो थे वह थे पकुग कच्चायन। तो यहाँ पे केवल जो सही सुमेलित है वह है भौतिकवादी के संस्थापक हैं अजीत केस कम्बलिन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरफ है महाजनपद, एक तरफ है राजधानी। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आप देख लीजिए, मल्ल महाजनपद की राजधानी विदेह दिया गया है, गलत है। मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनारा या पावा थी। और बाकी सभी जो है सुमेलित है। अंग की राजधानी चंपा थी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी, कौशल की राजधानी फैजाबाद था और फैजाबाद उसका क्षेत्र था, फैजाबाद गोंडा बहराइच एक कौशल महाजनपद का क्षेत्र था। कुरु की क्षेत्र की बात करें, कुरु महाजनपद की, तो दिल्ली मेरठ का क्षेत्र था। काशी महाजनपद था,
कुल 16 महाजनपद थे, आपको पता होगा। काशी का जो क्षेत्र था वह वाराणसी का सीमावर्ती क्षेत्र था। फिर जो है सूरसेन, ये वज्रमंडल का क्षेत्र था। पांचाल था महाजनपद में, जो कि रोहिलखंड का क्षेत्र था। मल्ल जो महाजनपद था वो देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, इसका ये क्षेत्र था। और जो चेदी था वह बुंदेलखंड क्षेत्र था। वत्स था, वत्स का जो वर्तमान क्षेत्र है वो इलाहाबाद व मिर्ज़ापुर का क्षेत्र है। तो इसी तरह कुल 16 महाजनपद थे। इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो मल्ल जो महाजनपद की राजधानी विदेह दिया गया है, गलत है। मल्ल महाजनपद की राजधानी थी कुशीनारा या पावा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में अपने शासनकाल के किस वर्ष अशोक ने धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन, 14वें वर्ष। अशोक ने अपने शासनकाल के 14वें वर्ष धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। अशोक के शासनकाल के जो महत्वपूर्ण वर्ष थे उनमें 8वें वर्ष में पूछा जाता है तो कलिंग का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। कलिंग का युद्ध 8वें वर्ष में हुआ था। 10वें वर्ष में हुआ था बोध गया की यात्रा, बोध गया की यात्रा जो है 10वें वर्ष। और 20वें वर्ष जो है लुम्बिनी की यात्रा अशोक के द्वारा की गई थी। तो ये भी जो है पूछा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला यहाँ पे दिया गया है उत्तर मेरूर अभिलेख, जो कि दिया गया है चोल काल स्थानीय शासन की जानकारी से संबंधित है। दूसरा है कुर्रम, ये चोल कालीन ग्राम संघ है। तीसरा है मणि ग्रामम, ये ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि। तो उपयुक्त में से सही सुमेलित है कौन सा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा तो सही सुमेलित हैं, लेकिन तीसरा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। मणिग्राम ये व्यापारियों की एक श्रेणी थी जो कि समुद्र तटीय और विदेशी व्यापार में संलग्न थी। इसके अतिरिक्त जो है लिंजेयर और नाना देशी भी ये व्यापारिक श्रेणी थे। तो इसमें आपका तीसरा जो है सही नहीं है, 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का पहला उदाहरण किस मंदिर में मिलता है? तो यह मिलता है दशावतार मंदिर, जो कि देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ और गुप्तकालीन मंदिर ये नागर शैली के हैं। गुप्त काल का सर्वोत्कृष्ट मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। इस मंदिर में 12 मीटर ऊंचा शिखर है, जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का ये पहला उदाहरण है। सातवां प्रश्न देखते हैं, चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र का टीका है, तो वह है प्रबंध चिंतामणि। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रबंध चिंतामणि ये अर्थशास्त्र की टीका है। और अर्थशास्त्र पुस्तक पूछा जाता है किसके द्वारा लिखा गया है, तो चाणक्य के द्वारा ये लिखा गया पुस्तक है अर्थशास्त्र। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, मोहम्मद गोरी भारत में सर्वप्रथम किससे हारा और बंदी बना लिया गया था? तो यह भीम द्वितीय से, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण के समय वहाँ के शासक भीम द्वितीय ने गोरी को हराकर बंदी बना लिया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया और ये गोरी की भारत में प्रथम पराजय थी। नौवां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत पर प्रथम मंगोल आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? तो इल्तुतमिश के समय में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 1221 ईस्वी में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल सेना ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए भारत आई थी, लेकिन इल्तुतमिश ने मंगबरनी को भारत में शरण नहीं दी और इस तरह बिना युद्ध किए मंगोल सेना वापस लौट गई। तो पूछा गया शासक के समय में कौन सा हुआ था, तो इल्तुतमिश सही होगा यहाँ। 10वां प्रश्न है, नीचे विभागों की सूची दी गई है, इनमें से किन की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी? पहला दिया गया दीवान खैरात, दूसरा है दीवान बंदगान, तीसरा है दारुल सफ़ा और चौथा है रोजगार कार्यालय। तो नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे चारों ही जो है विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान खैरात नामक विभाग की स्थापना गरीब विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता देने एवं गरीब मुस्लिम लड़की को शादी कराने के उद्देश्य से की थी। और दीवाने बंदगान का संबंध दासों की देखभाल से था।
और दारुल सफ़ा का संबंध यह निःशुल्क चिकित्सा से था। तो कभी कभी क्वेश्चन संबंध भी पूछ लिया जाता है कि कौन से विभाग का संबंध किससे है। तो दारुल सफ़ा का संबंध याद रखिएगा निःशुल्क चिकित्सा से था। और फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से रोजगार दफ्तर का निर्माण भी कराया था। तो यहाँ पे चारों ही सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। 11वां जो प्रश्न है आपका, असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार किस संत ने किया था। तो ये किया गया था शंकर देव के द्वारा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। शंकर देव ने असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया और इन्होंने विष्णु भक्ति पर बल दिया था। 12वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से अकबर कालीन घटनाओं में कौन सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें आपको बताना है कि कौन सी घटना जो है अकबर कालीन नहीं है। तो इसमें ए ऑप्शन जो दिया गया इबादत खाने का निर्माण 1578, ये गलत है आपका। अकबर ने जो है दार्शनिक एवं धार्मिक विषयों पर वाद विवाद के लिए अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना सन 1575 ईस्वी में करवाई थी। और इबादत खाना के माध्यम से अकबर इस्लाम धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहता था, इसलिए प्रारंभ में उसने सिर्फ मुस्लिम धर्म गुरुओं को ही आमंत्रित किया, किंतु बाद में 1578 ईस्वी में उसने सभी धर्मों के विद्वानों के लिए इबादत खाना खोल दिया। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इबादत खाने का निर्माण 1575 में हुआ था, यहाँ पे 1578 दिया गया जो कि गलत हो जाएगा। बाकी है फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में हुई थी, बिल्कुल सही है। दहसाला प्रणाली लागू हुआ था 1582 में और मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत अकबर के समय में ही हुई थी 1575 में। 13वां प्रश्न देखते हैं आप, चित्तौड़ में किसने प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ बनाया था। तो ये बनाया गया था राणा कुंभा के द्वारा, सी विकल्प सही हो जाएगा। चित्तौड़ में राणा कुंभा ने प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ बनवाया था और राणा कुंभा ने मालवा के शासक महमूद शाह को पराजित कर 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक कीर्ति स्तंभ की स्थापना की। और राणा कुंभा ने साहित्य में रुचि रखते हुए गीत गोविंद, जो कि जयदेव कृत है, ये गीत गोविंद पूछा भी जाता है किसकी रचना है गीत गोविंद, तो जयदेव का है, पर एक टीका भी इन्होंने लिखा था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, राणा कुंभा। 14वां प्रश्न है, अंग्रेजों ने अपने पहले किलेबंद कारखाने की स्थापना मद्रास में की, उसे किस नाम से पुकारा जाता था। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से पुकारा जाता था, ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक शाही फरमान देकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अंग्रेजों ने जगह जगह पर अपनी व्यापारिक कोठियां खोली और 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा दरमेला वेंकटप्पा से मद्रास को पट्टे पर लिया, जिसमें अंग्रेजों ने 1640 ईस्वी में आत्मरक्षा के लिए एक दुर्ग का निर्माण कराया और उसका नाम सेंट जॉर्ज का किला यानी कि फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा। इस प्रकार फ्रांसिस डे को मद्रास का निर्माता भी माना जाता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज। 15वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो दिया गया है कि द्वैध शासन को 1772 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने समाप्त किया, गलत है आपका ये। द्वैध शासन की समाप्ति 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा की गई थी, जिसे 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लागू किया गया था। और द्वैध शासन के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का अधिकार भी प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। बाकी इलाहाबाद की संधि, प्रथम संधि 1765 में हुई थी, बिल्कुल सही है। और 1765 में ही बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी, ये भी सही है। और इलाहाबाद की द्वितीय संधि अवध के नवाब के साथ हुई थी, ये भी आपका सही है। तो सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी ऑप्शन, जो 1891 का कारखाना अधिनियम लॉर्ड ऑकलैंड, ये गलत हो जाएगा आपका। 1891 का कारखाना अधिनियम लॉर्ड लैंसडाउन
लैंसडाउन के कार्यकाल में आया था और इस अधिनियम में सप्ताह में एक दिन अवकाश की भी व्यवस्था की गई थी। कार्य करने का समय वह 11 घंटे निर्धारित हुआ था और 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध भी लगाया गया था। बाकी सभी सुमेलित हैं यहाँ पे। 1881 का कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय में आया। 1911 का कारखाना अधिनियम लॉर्ड हार्डिंग के समय में और 1922 का कारखाना अधिनियम लॉर्ड रीडिंग के समय में आया था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है, कौन सा कथन? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी ऑप्शन जो लिखा गया है कि स्वामी विवेकानंद सितंबर 1893 में न्यूयॉर्क शहर में आयोजित धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे असत्य हो जाएगा। सितंबर 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो, न्यूयॉर्क नहीं, जो है शिकागो जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित विश्व धर्म सभा में सम्मिलित हुए थे, न कि न्यूयॉर्क में। बाकी सभी सुमेलित हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था और बी ऑप्शन है महाराज खितड़ी के सुझाव पर ही नरेंद्र नाथ ने अपना नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद रख लिया था और स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। सभी सही है, सी ऑप्शन सही नहीं है। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में सुमेलित है। तो एक तरफ दिया गया है विद्रोह, दूसरी तरफ नेता दिया गया, तो कौन सा सुमेलित है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी ऑप्शन रामोसी विद्रोह के नेता उमा जी हैं, बिल्कुल सही है आपका। बाकी जो पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, ये ऑप्शन में कूका विद्रोह सीताराम राजू, तो ये गलत है आपका। कूका विद्रोह के जो नेता थे उनमें राम सिंह थे और भगत जवाहर मल थे। कौन कौन था इसमें? तो भगत जवाहर मल और राम सिंह, एक कूका आंदोलन विद्रोह के नेता थे। फ़कीर विद्रोह तीरथ सिंह दिया गया है, गलत है। फ़कीर विद्रोह के नेता मजनू शाह और चिराग अली थे। और डी ऑप्शन है पागलपंथी विद्रोह के नेता जत्रा भगत दिया गया, ये भी गलत है। पागलपंथी विद्रोह के नेता टीपू थे। और इसी तरह और भी पूछा जाता है, संथाल विद्रोह है एक, जिनमें सीधू और कान्हू उसके नेता थे। और रंपा विद्रोह पूछा जाता है जिनमें सीताराम राजू वह जो है इसके नेता थे, ये रंपा विद्रोह के। तो कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह भी जो पूछा जाता है हमेशा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सुमेलित है। रामोशी विद्रोह पूछा गया, इसके नेता उमा जी हैं। अगला जो प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया, चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग को 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण माना जाता है। और दूसरा कथन है कि डलहौजी की राज्य हड़प नीति का शिकार होने वाला सबसे पहला प्रांत झांसी था। तो इसमें पूछा गया उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत कौन सा कथन है। तो इसमें आप देख सकते हैं दूसरा जो दिया गया है कि डलहौजी की राज्य हड़प नीति का शिकार होने वाला सबसे पहला प्रांत झांसी था, गलत है। सबसे पहला प्रांत था आपका सतारा। सतारा सबसे पहला प्रांत था जो कि 1848 में इसे शामिल किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति के तहत। तो यहाँ पे असत्य पूछा गया है, बी ऑप्शन से होगा केवल दो। पहला तो इसमें सही है कि चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग को 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण माना जाता है। और आपको बता दें कि सतारा के बाद जो हड़प नीति का दूसरा शिकार प्रांत था वह था जैतपुर और संभलपुर, जो कि 1849 ईस्वी में इसे शामिल किया गया। फिर 1852 में उदयपुर को, 1853 में झांसी को, 1854 में नागपुर को और सबसे अंतिम में अवध को शामिल किया गया था 1856 में। अंतिम जो प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया हंटर शिक्षा आयोग के अनुसार सरकार को प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। दूसरा है इस आयोग के अनुसार प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में हो। और तीसरा है उत्तर माध्यमिक शिक्षा ग्रहण के बाद स्नातक की उपाधि के लिए शिक्षा 3 वर्ष का होना चाहिए। तो प्रयुक्त में से कौन सा कथन हंटर शिक्षा कमीशन से संबंधित नहीं है? तो इसमें आप देख सकते हैं तीसरा जो दिया गया है कि उत्तर माध्यमिक शिक्षा के बाद स्नातक की उपाधि के लिए शिक्षा 3 वर्ष होना चाहिए, ये आपका गलत हो जाएगा। ये हंटर शिक्षा कमीशन से संबंधित नहीं है। बाकी पहला और दूसरा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा केवल 3। आपको बता दें कि सैडलर विश्वविद्यालय आयोग जो कि 1917 में जो है सिफारिश की कि उत्तर माध्यमिक शिक्षा ग्रहण के पश्चात स्नातक की उपाधि के लिए शिक्षा 3 वर्ष की होनी चाहिए। तो ये आपका जो तीसरा दिया गया है ये सैडलर आयोग से संबंधित है, जो कि 1917 में जो है पारित हुआ था और इसका गठन किया गया था। और बाकी जो है हंटर शिक्षा का गठन हुआ था 1853
1982 ईस्वी में। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही होगा, केवल 3 जो है वो आपका हंटर शिक्षा कमीशन से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों ये था आपका यूपीपीसीएस एग्ज़ाम 2022 और एलटी ग्रेड एग्ज़ाम के लिए जीएस के टॉप 20 क्वेश्चंस। इसी तरह आपको जो है डेली आपको शाम को 7 बजे ये सीरीज मिलता रहेगा। तो सीरीज पसंद आया हो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।